संस्कृति एपिसोड 3 बदला। रास्ते में जीजू के भी सुबह से कितने फोन आ चुके थे। शाम मैं जब लखनऊ पहुंची तो जीजू मुझे लेने रेलवे स्टेशन आए थे, पर दीदी नहीं आई। ये देख मैंने हैरानी से जीजू से पूछा भी, पर उन्होंने कहा, अरे नहीं, वो तुम्हारे आने की खुशी में पकवान बनाने में बिजी है। आखिर पहली बार हमारी साली घर आ रही है। मैं घर पहुंची तो दीदी बहुत ही फॉर्मली मुझसे मिली। मुझे लगा कि शायद घर वालों से शर्म कर रही है। हमने साथ खाना खाया। उस वक्त भी उसका चेहरा बुझा बुझा सा था। नई नई शादी की हुई दुल्हन तो वो बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। चेहरे पर कोई रौनक नहीं थी। खाना खाने के बाद मैं और दीदी उसके कमरे में चले गए। मैं भी उसी पल का इंतजार कर रही थी। अंदर जाते ही मैंने उससे पूछा, क्या बात है दीदी, पग फेरे के बाद वापस घर ही नहीं आई तुम? अब मायके की याद नहीं आती क्या तुम्हें? जीजा जी क्या मिले, हम सबको तो भूल ही गई। तुम्हारी तो दुनिया ही बदल गई है ना? ये कहकर मैं हंसने लगी। लेकिन आज मेरे मजाक का भी उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। वह तो जैसे एक मिट्टी की गुड़िया की तरह खड़ी थी और एक टक मुझे देख रही थी। मैंने बात बदली, क्या बात है दीदी, कुछ बुझी बुझी सी लग रही हो? तुम खुश तो हो ना? जीजा जी तुम्हारा अच्छे से ख्याल तो रखते हैं ना? क्या घर में कोई परेशानी है? तभी अचानक दीदी बोली, क्यों आई तुम यहाँ पर? दीदी की आवाज में गुस्सा था और चेहरे के हाव भाव भी बदले बदले से थे। मैंने भी थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, क्यों आई हो तुम का मतलब? तुम्ही ने तो फोन करवाया था जीजा जी के हाथ कि एंट्रेंस का एग्जाम लखनऊ आकर देना है तो हमारे यहाँ ठहरना होगा। क्या तुम मेरे आने से खुश नहीं हो? इस पर दीदी ने कहा, नहीं, मैं तुम्हारे आने से खुश नहीं हूँ, ना ही तुम्हारे मेरे घर आने से, ना मेरी जिंदगी में आने से। चली जाओ यहाँ से, मैं नफरत करती हूँ तुमसे। मैंने प्रज्ञा दीदी के मुंह से अपने लिए कभी भी ऐसी कड़वी बातें नहीं सुनी थी। मैं तो जैसे सकपका ही गई। मैंने आंखों में नमी लिए उनसे कहा, क्या हुआ दीदी, क्या मुझसे कुछ भूल हो गई है? नहीं, भूल तुमसे नहीं हुई, भूल मुझसे हुई है कि मैं तुम्हारे घर में पैदा हुई, तुम्हारी बहन बनकर। बचपन से आज तक सबने तुम्हें, सिर्फ तुम्हें प्यार किया, लेकिन मैंने कभी इस बात को दिल पर नहीं लिया। मैं नहीं जानती थी कि तुम सब मिलकर मुझे इतना बड़ा धोखा दोगे। आज मेरा पति मुझसे नफरत करता है। जानती हो क्यों? उसकी वजह तुम हो, क्योंकि पापा ने उन्हें मेरी जगह तुम्हारी फोटो दिखाई थी। वह आज तक मुझे धोखा देने के ताने देता है। मैं यह सब सुनकर बहुत ही हैरान थी। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। मैं कुछ बोलती इससे पहले ही दीदी फिर शुरू हो गई, अनजान बनने का नाटक मत करो मेरे सामने। मैं जानती हूँ पापा के साथ हर काम में तुम्हारी मिली भगत रही है। सोचा होगा जब तक इसकी शादी नहीं होती तब तक मेरी लाइन कैसे क्लियर होगी। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की, नहीं नहीं दीदी, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा। पर वो समझने को तैयार ही नहीं थी। बस करो, मैं तंग आ गई हूँ अपनों के ही फरेब से। तुमसे मैं कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। कल ही कोई बहाना बनाकर यहाँ से चली जाओ। बड़े बुजुर्गों ने इतना समझाने के बाद संजय अब मेरे साथ ठीक व्यवहार करने लगे हैं। अभी तो हमारी जिंदगी पटरी पर चलने ही लगी थी कि तुम आटप की। क्या जरूरत थी तुम्हें यहाँ आने की? नहीं, मना नहीं कर सकती थी ना? पर नहीं, तुम्हें तो मेरी खुशी कभी रास आई ही नहीं। दीदी की इतनी कड़वी बातें मेरे अंदर तक चीर गई। इतने में दरवाजा खुला और संजय जीजू अंदर आ गए और बोले, साली साहिबा, अब थोड़ी बातें कल कर लीजिएगा, अब हमें भी आराम करने का मौका दो। चलो मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देता हूँ। कहते हुए उन्होंने मुझे सामने के कमरे में भेज दिया। दीदी की बातें अभी भी मेरे कानों में गूंज रही थी। उस रात मैं चाहकर भी सो नहीं पा रही थी। बस एक बात मेरे दिमाग में घूम रही थी, पापा ऐसा कैसे कर सकते हैं? और दीदी सोचती है कि मैं भी इसमें शामिल हूँ। नहीं, मैं कल ही उन्हें सब कुछ बताऊंगी। नींद न आने की वजह से मैंने किताबें उठाई और पढ़ने लगी। इतने में ही दरवाजे पर एक दस्तक हुई। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? ये आवाज संजय जी की थी। जी आइए ना जीजू। अंदर आते हुए उन्होंने पूछा, तुम अभी तक जाग रही हो? इस पर मैंने उनसे कहा, कल एग्जाम देना है ना जीजू, इसलिए बस एग्जाम देते ही मैं निकल जाऊंगी। अरे मैं यह पूछने थोड़ी ना आया था कि तुम कब निकलोगी। अब आई हो तो 2-4 दिन ठहरो। मैं तो बस ये दूध देने आया था तुम्हें। तुम्हारी दीदी ने भिजवाया है। कह रही थी कि आप सो जाओ। तुम ज्यादा देर जागोगी तो कहीं पेपर में ना सो जाओ। ये कहकर वो हंसने लगे और उन्होंने दूध का गिलास पास ही एक टेबल पर रखा और चले गए। मैंने खुद से कहा, मैं जानती थी दीदी मुझसे नफरत ही नहीं कर सकती। एक गुस्सा था जो उन्होंने मुझे कह दिया। शायद पापा का गुस्सा मुझ पर उतार गई।
वरना दूध क्यों भिजवाती मेरे लिए। मैं अपने आप से बड़बड़ाते हुए दूध का गिलास गटक गई। फिर कब आंख लग गई मुझे मालूम ही नहीं पड़ा। सुबह उठी तो सारा बदन टूट रहा था। मैं बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। बड़ी मुश्किल से वॉशरूम तक पहुंची। सामने लगा बड़ा शीशा कुछ और ही कहानी बता रहा था। मैं अपने आप को देखकर डर गई और खुद में बड़बड़ाने लगी। रात सपने में वो परछाइयां परछाइयां नहीं, या मैं क्या सोच रही हूँ? क्या वो सब हकीकत थी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अब मैं हकीकत से रूबरू हो चुकी थी। मुझे धुंधला धुंधला सब कुछ याद आ रहा था। मेरे शरीर पर वो निशान सब कहानी बता रहे थे। नहीं, वो कोई डरावना सपना नहीं था, वो हकीकत थी। लेकिन कौन करेगा मेरे साथ ऐसा? बड़ी मुश्किल से मैंने अपने आप को संभाला और कमरे में आकर बैठ गई और सोचने लगी, रात की परछाइयां हकीकत है या किन्होंने सपना? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला। तब तक संजय जीजू अंदर आ चुके थे। उनके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान थी। उन्होंने मुझसे कहा, कैसी लगी रात साली साहिबा? तब मुझे समझते देर न लगी कि उन परछाइयों में कोई और नहीं बल्कि मेरी बहन का पति था। मैंने गुस्से से घूरते हुए उनसे कहा, क्या मिलाया था आपने दूध में? ये क्या किया आपने? मैं दीदी को सब कुछ बता दूंगी। मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। कोर्ट तक घसीट कर लेकर जाऊंगी आपको। सबको बताऊंगी। आपको सजा दिलवा कर रहूंगी। इस पर वो बड़े ही शान से बिना डरे बोले, हाँ हाँ जरूर, खुशी से बताओ अपनी दीदी को। वो तो तुमसे पहले से ही बहुत नफरत करती है, थोड़ी सी और करने लगेगी। और मुझे देर ही कितनी लगेगी उसे छोड़ने में। और मेरे छोड़ने के बाद उस काली कलूटी नाटी से कौन शादी करेगा? आप आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं? ब्लैकमेल? हाँ, वैसे ही कह सकती हूँ। ब्लैकमेल कर रहा हूँ या मेरे साथ हुए धोखे का बदला ले रहा हूँ। वो धोखा जो तुमने अपने परिवार के साथ मिलकर मुझसे और मेरे परिवार को दिया है। मैं उनकी बातों से बहुत हैरान थी और गहरे सदमे में थी। संस्कृति एपिसोड 4, घिनौना शख्स। एक ही रात में मेरी जिंदगी बदल गई थी। सोचने समझने की शक्ति जैसे छीन चुकी थी। मैं कोई फैसला नहीं कर पा रही थी। क्या मुझे प्रज्ञा दीदी को सब बता देना चाहिए? क्या मुझे मम्मी पापा से इस बारे में बात करनी चाहिए? नहीं नहीं, मैं प्रज्ञा दीदी का घर नहीं तोड़ना चाहती थी। पत्थर बनी मैं वहीं खड़ी थी और वह घिनौना आदमी कब का जा चुका था। ख्यालों में खोई हुई मैं प्रज्ञा दीदी की आवाज सुन फिर अपने प्रेजेंट में लौट आई। प्रज्ञा दीदी मुझे जोर से हिलाते हुए बोली, क्या सोच रही है खड़ी खड़ी? एग्जाम देने नहीं जाना क्या? जी जी दीदी, जाना है ना। मैंने खुद को संभालते हुए कहा। फिर दीदी ने मुझसे कहा, सुन, कल मैंने तुझे कुछ ज्यादा ही कह दिया। आखिर है तो तू मेरी बहन ही ना। अगर तुझे प्यार करने का हक मुझे है तो गुस्सा करने का हक भी तो है ना। देख संस्कृति, मैं बहुत टूट चुकी थी। शादी के बाद कितने ही दिनों तक मैंने संजय की तरफ से डिसरिस्पेक्ट झेली है। अभी कुछ दिनों पहले ही तो सब कुछ ठीक हुआ हम दोनों के बीच, और फिर तेरे आने की खबर मिली तो मैं डर गई थी कि कहीं फिर से मेरा घर टूट न जाए। इतनी मुश्किल से यह प्यार मैंने हासिल किया है, मैं इसे खोना नहीं चाहती थी। उम्मीद है तू मुझे समझेगी। मैं एकटक प्रज्ञा दीदी को देख रही थी। उनकी बातों से मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। अगर उन्हें पता चलेगा कि उनके पति ने कल रात अपनी ही साली के साथ क्या किया तो उन पर क्या बीतेगी? वो टूट जाएगी। नहीं नहीं, मैं यहाँ से चली जाऊंगी, दूर, बहुत दूर, और फिर कभी नहीं लौटूंगी। यही सब सोच मैंने उनसे कहा, दीदी आज एग्जाम के बाद मैं सीधा कानपुर की ट्रेन ले लूंगी। इस पर दीदी ने मुझे मनाते हुए कहा, अरे इतना बुरा मान गई तू मेरी बात का? बिल्कुल भी नहीं, तू वापस सीधा घर आएगी। अभी मेरी उनसे भी बात हुई, वो तो कह रहे थे हफ्ते भर से पहले मैं मेरी संस्कृति को जाने नहीं दूंगा। इतने खुश है वो, आज पहली बार मुझे इतनी खुशी हो रही है। मेरा घर अब जाके घर लग रहा है। अच्छा चल जल्दी आजा, मैं किचन में जा रही हूँ तेरे लिए नाश्ता बनाने।
जल्दी आना, वरना एग्जाम के लिए लेट हो जाएगी। तेरे जीजाजी तुझे छोड़ते हुए ऑफिस जाएंगे। ये कहकर दीदी बाहर चली गई। मेरी आंखों से तो आंसू बह रहे थे। दीदी खुश थी, लेकिन वो जानती नहीं थी कि उसका घर कितना घिनौना है, कितना घिनौना है उसका पति। कैसे बताऊं मैं उसे। जल्द ही मैं अपने बैग पैक करके तैयार होकर नीचे पहुंची। मुझे देखते ही दीदी ने कहा, आजा नाश्ता कर ले। तभी दूसरी ओर से आवाज आई, अरे ये क्या साली साहिबा, सामान भरकर आई हो? अभी हम तुमको यहाँ से जाने नहीं देंगे, अभी दिल नहीं भरा हमारा। ये आवाज उस घिनौने शख्स की थी। मैं उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती थी। मैंने दीदी से कहा, दीदी मुझे आज ही जाना होगा। इस पर वो शख्स बेशर्म होकर फिर से बोला, अरे कुछ समझाओ इसे। और दीदी भी उसके इरादे से अनजान मुझसे बोली, रुक जाना संस्कृति, कितने प्यार से हम तुझे कह रहे हैं और तू है कि जिद पर जिद करी जा रही है। ये कहकर दीदी ने मेरा बैग अंदर वाले कमरे में रख दिया और मैं बड़े अनमने मन से बोली, मुझे भूख नहीं है। अरे ऐसे कैसे भूख नहीं है? 3 घंटे क्या भूखी बैठी रहोगी एग्जाम में? चल आजा डाइनिंग टेबल पर। यह कहकर दीदी ने कुर्सी पर बैठने का इशारा किया और ना चाहते हुए मैं दीदी का दिल रखने के लिए उस पर बैठ गई। मेरे बैठते ही साथ वाली कुर्सी पर वह आदमी आकर बैठ गया, जो रिश्ते में मेरा जीजा और मेरी बहन का पति था। अब तो मुझे उस रिश्ते को बुलाते हुए भी घिन आ रही थी। हम दोनों को ब्रेकफास्ट सर्व कर दीदी सामने वाली चेयर पर मुस्कुराते हुए बैठ गई। मुझे हुए मन से मैंने खाना शुरू किया। खाते खाते अचानक मुझे अपनी थाइस पर एक बेहुदा टच फील हुआ। हाँ, ये उसी शख्स का हाथ था। दीदी अभी भी सामने बैठी हुई मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। बस उसी की खातिर मैं ये सब बर्दाश्त कर गई और जल्द ही डाइनिंग टेबल से उठ खड़ी हुई। बस दीदी अब मैं चली जाऊंगी। दीदी ने मुझे रोकते हुए कहा, अरे तेरे जीजाजी छोड़ देंगे तुझे, उनके ऑफिस के रास्ते में ही है तेरा सेंटर। मैंने उनसे मना करते हुए कहा, नहीं जीजाजी परेशान होंगे, मैं यहाँ से ऑटो करके चली जाऊंगी। तभी वो घटिया आदमी फिर बीच में बोल पड़ा, अरे ऐसे कैसे चली जाएगी साली साहिबा, आप हमारी मेहमान हैं और मेहमान की सेवा करना हमारा फर्ज है। चलिए गाड़ी आपके लिए तैयार है। ना चाहते हुए भी मैं दीदी के सामने उस शख्स के साथ गाड़ी में बैठने को तैयार हो गई। थोड़ी दूर चलने के बाद उसने गाड़ी रोक ली और यहाँ वहां हाथ लगाकर उल्टी सीधी हरकतें करने लगा। मेरे सब्र का बांध अब टूट चुका था। अब ना मेरी कोई मजबूरी थी और ना सामने दीदी। मैंने एक जोरदार तमाचा उसके मुंह पर चढ़ दिया। उस तमाचे से जैसे वो बौखला गया था। वो गुस्से में मुझे घूरते हुए बोला, बड़ी गर्मी है ना तुझ में, सारी अकड़ निकाल दूंगा तेरी। ये कहकर उसने जबरदस्ती मुझे अपनी बाहों में दबोच लिया। तेरे परिवार वालों के धोखे का हिसाब तो अब तुझे ही देना होगा ना। याद है ना तुझे कल रात क्या हुआ? कितनी हसीन रात थी। ये कहते हुए उसने मेरे चेहरे पर उंगलियां फिराई। अब उसका टच मेरे बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। मैं बिना पानी की मछली की तरह फड़फड़ा रही थी। अचानक उसने मुझे छोड़ दिया और अपनी जेब से अपना फोन निकाला और उसमें कुछ सर्च करने लगा। गैलरी में से एक वीडियो सिलेक्ट करके उसने उसे प्ले कर दिया और उसे मुझे दिखाते हुए बोला, ले देख कितने मजे किए तूने मेरे साथ रात को। तू कहे तो तेरी बहन के साथ साथ तेरे माँ बाप और सगे वाले रिश्तेदारों को भी भेज दूं। वह वीडियो देख के मैं हक्की बक्की रह गई। इस जलील आदमी ने मेरा वीडियो तक बना लिया। आंखों से पानी का सैलाब फूट पड़ा। मैं जोर जोर से रोने लगी और उसे बोली, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया, तुम मेरी और मेरी बहन की जिंदगी क्यों खराब कर रहे हो? इस पर वो आदमी अपनी गंदी जबान से मुझसे बोला, खराब नहीं कर रहा हूँ जाने मन, तेरी जिंदगी तो मैं बना रहा हूँ। तेरी जिंदगी तो मेरे साथ ही लिखी थी और लिखी है। अगर तेरे माँ बाप मेरे साथ धोखा ना करते तो इस दिल के साथ साथ इस घर की रानी भी तुम होती, ना कि तुम्हारी वह नाटी काली कलूटी बहन। इन सब की शुरुआत तुमने की थी और अब इसका अंत मैं करूंगा।